आज इंडिया में हर दूसरे पर्सन के पास स्मार्टफोन है। 140 करोड़ की पॉपुलेशन और वर्ल्ड के सबसे बड़े मार्केट में से एक होने के बाद भी इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड्स कहाँ हैं? ऐसे में क्या इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड सिर्फ चाइनीज़ कंपनी की वजह से पीछे चले गए या फिर कहानी इससे भी कहीं ज़्यादा बड़ी है? क्योंकि अगर कंपटीशन ही वजह होते तो वर्ल्ड के सारे लोकल ब्रांड्स कब के ख़त्म हो चुके होते और अगर सिर्फ टेक्नोलॉजी ही प्रॉब्लम होती तो इंडियन ब्रांड्स कभी मार्केट में इतने मजबूत पोजीशन में खड़े ही नहीं हुए होते। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि माइक्रोमैक्स, लावा और इंटेक्स जैसे इंडियन ब्रांड्स कुछ ही सालों में मार्केट से गायब हो गए? इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। आज हम जब स्मार्टफोन की बात करते हैं तो हमें आईफोन, सैमसंग, ओप्पो और वीवो जैसे कई ब्रांड्स के फ़ोन नज़र आते हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब माइक्रोमैक्स, लावा और इंटेक्स जैसे इंडियन ब्रांड्स मार्केट में मजबूत पोजीशन रखते थे। इस टाइम पे इंडियन ब्रांड्स मार्केट में काफ़ी बड़े थे, लेकिन सिर्फ कुछ ही सालों में ये ब्रांड्स इतने पीछे क्यों चले गए? आखिर वीवो, ओप्पो और रियलमी जैसे ब्रांड्स ने इंडियन मार्केट पर इतना जल्दी कब्जा कैसे कर लिया? इसका सबसे पहला कारण है बेटर वैल्यू ऑफ मनी। उन्होंने एक ही फ़ोन के बजट में बेटर प्रोसेसर, बेटर कैमरा और बेटर बैटरी के साथ मार्केट में फ़ोन को लाया। इससे हुआ ये कि कंज्यूमर नेचुरली उधर शिफ्ट हुआ जहां उसे ज़्यादा फीचर्स मिले। चाइनीज़ कंपनीज बहुत कम मार्जिन पे अपने स्मार्टफोन बेच रही थी क्योंकि उनका गोल ही था पहले मार्केट पर कब्जा करो, और ये स्ट्रेटजी बहुत इफ़ेक्टिव रही। इसमें सबसे बड़ा रोल स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग का भी था। वीवो और ओप्पो ने मैसिव एडवर्टाइजिंग की, क्रिकेट और अदर स्पोर्ट्स के स्पॉन्सरशिप, टीवी एड्स, ऑफलाइन स्टोर और हर जगह इनकी विजिबिलिटी थी। चाइनीज़ कंपनी को आगे बढ़ाने में रिटेल नेटवर्क बहुत पावरफुल फैक्टर साबित हुआ, क्योंकि छोटे शहरों में अगर कंज्यूमर फ़ोन खरीदने गया और दुकानदार ने वीवो या ओप्पो के फ़ोन रिकमेंड कर दिए तो सेल उसकी ही होगी। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग माइक्रोमैक्स, लावा और इंटेक्स जैसे इंडियन ब्रांड शुरू में चाइनीज़ ऑडियंस के साथ काम करते थे। इसमें फ़ोन के मैन्युफैक्चरिंग और डिज़ाइन दूसरे कंपनीज में होते थे और इंडियन ब्रांड्स इसे अपने नाम से सेल करते थे। ये स्ट्रेटजी काम कर गई और इन्हीं के वजह से इंडियन ब्रांड्स मार्केट में बहुत तेज़ी से आगे बढ़े। लेकिन कुछ ही समय बाद मार्केट बदल गया। प्रॉब्लम तब आई जब चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर खुद ही इंडिया में ब्रांड्स बनकर आ गए। जो कंपनी बैकग्राउंड में फ़ोन डिज़ाइन किया करती थी अब वही ब्रांड्स के थ्रू कंज्यूमर के सामने आ रही थी। कंपटीशन सिर्फ ब्रांडिंग का नहीं रह गया, बल्कि रिसर्च एंड डेवलप, सप्लाई चेन, स्केल और टेक्नोलॉजी का हो गया। इसमें एक चीज़ समझने वाली है कि फ़ोन को असेंबल करना और ग्लोबल स्मार्टफोन इकोसिस्टम बिल्ड करना दोनों अलग चीज़ें हैं। इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी है। आईफोन से लेकर चाइनीज़ ब्रांड तक यहाँ पर प्रोडक्शन और असेंबल कर रहे हैं। मेक इन इंडिया के अंडर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी ग्रो हुई है, लेकिन फैक्ट्री का होना और ग्लोबल टेक्नोलॉजी ब्रांड्स का होना एक ही बात नहीं है, क्योंकि उसके लिए रिसर्च, डिज़ाइन, सॉफ्टवेयर, पेटेंट, सप्लाई चेन और कंट्रोल जैसी चीज़ें भी इम्पोर्टेंट होती हैं। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये उन फैक्टर्स में से हैं जिन्होंने इंडियन ब्रांड्स को डिसएडवांटेज में ला खड़ा किया। तो सवाल ये है कि इंडिया मैन्युफैक्चरिंग से आगे बढ़कर टेक्नोलॉजी ऑनरशिप और ग्लोबल ब्रांडिंग के लेवल तक पहुंच पाएगा? लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इंडिया स्मार्टफोन इंडस्ट्री में प्रोग्रेस नहीं कर रहा है। आज इंडिया दुनिया के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब्स में से एक है। तो शायद सवाल ये नहीं कि इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड्स पीछे क्यों रह गए, बल्कि असल सवाल ये है कि क्या इंडिया मैन्युफैक्चरिंग से आगे बढ़कर इनोवेशन और टेक्नोलॉजी ऑनरशिप ले पाएगा? आज इंडिया स्मार्टफोन बना रहा है, कल हो सके टेक्नोलॉजी डेवलप करे, और अगर ऐसा हुआ तो हो सकता है अगला स्मार्टफोन ब्रांड इंडिया से ही निकले। लेकिन फ़िलहाल इंडिया की जर्नी अभी ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि स्मार्टफोन ब्रांड्स की स्टोरी लिखी जानी अभी बाकी है।